अनिल, उसकी पत्नी कविता और उनकी बेटी प्रिया तीनों एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। एक मेडिकल समस्या के कारण अनिल और कविता को बहुत सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी। काफी मेडिकल ट्रीटमेंट और मन्नतों के बाद उनके घर 25 दिसंबर को प्यारी प्रिया का जन्म हुआ। वो उनकी एक लौती संतान थी, इसीलिए वो क्रिसमस और प्रिया का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे। ऐसे ही इस बार क्रिसमस और प्रिया का जन्मदिन मनाने वो गोवा में चंदौर जा रहे थे। उन्होंने चंदौर में कोस्टा विला नामक एक आलीशान हवेली किराए पर ली थी। वो गांव थोड़ा अंदरूनी हिस्सों में होने के कारण उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कोस्टा विला काफी बड़ा और आलीशान था। ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने राजा का घर हो। तीनों उस हवेली को देखकर काफी खुश हुए और प्रिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह तुरंत भागकर विला के अंदर चली गई। जब वह तीनों अंदर पहुंचे तो विला की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। विला बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। मम्मी, पापा, ये देखो झूमर कितना खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है बेटा। विनोद ने अच्छा मेंटेन किया है हवेली को और काफी अच्छे से सजाया भी है। तभी अनिल की नजर दीवारों पर टंगी हुई कुछ तस्वीरों पर जाती है। पापा, ये कौन है? इस विला के मालिक की तस्वीर होगी शायद। कमरा काफी खूबसूरत था। वह अपना सामान अंदर रूम में रख ही रहे थे कि तभी कविता की नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर लगे हुए लोहे की मोटी रॉड देखकर कविता सोच में पड़ गई। ये खिड़की पर जेल के जैसे मोटे मोटे रॉड क्यों लगे हुए हैं? किसी चोर के डर से लगाया होगा। पापा देखो स्विमिंग पूल। आ जाओ, चलते हैं इसमें नहाने प्लीज। प्रिया, शाम हो गई है, ठंड लग जाएगी। मम्मी प्लीज। प्रिया ने स्विमिंग पूल में जाने की रट लगा रखी थी। उसकी जिद के आगे कविता और अनिल को झुकना पड़ा। तीनों स्विमिंग पूल में स्विमिंग के मजे ले रहे थे। प्रिया ने कविता और अनिल की तरफ एक बॉल फेंका। अनिल से वह कैच छूट गई। मम्मी, अनिल जैसे ही बॉल लेकर वापस आया तो देखा कविता वहां पर नहीं थी। प्रिया, मम्मी कहाँ गई? उधर कविता पानी के अंदर तड़प रही थी। वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर की तरफ आना उसके लिए मुश्किल लग रहा था, मानो पानी ने उसे जकड़ लिया हो। अनिल कविता को खोजने के लिए पानी के अंदर जाता है और देखता है कविता बेहोश पड़ी है। अनिल जल्दी से कविता को लेकर ऊपर आता है। कविता, कविता उठो! वो कविता को उठाने की कोशिश करता है। प्रिया डर के मारे रोने लगती है। मम्मी उठो, मम्मी। अचानक से कविता होश में आती है। कविता, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम ऐसे अचानक से नीचे कैसे चली गई? कविता कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अनिल ने कविता को संभाला और उसे तौलिया दिया। पूल में थोड़ा संभल कर रहो, शायद यहां गहराई थोड़ी ज्यादा है। अनिल और कविता आपस में बातें कर रहे थे कि तभी प्रिया को एक मधुर सी धुन सुनाई दी, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे हवेली के अंदर चली जाती है। प्रिया हवेली के अंदर जाते ही सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम भी नहीं, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसने हर जगह देखा, पर वह समझ ही नहीं पाई कि आवाज कहां से आ रही है। तभी वो आवाज और जोर से बजने लगी। प्रिया उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वह आवाज खिड़की के पास से आ रही है। वो खिड़की के पास गई। उसने देखा कि दूर कोई झाड़ियों में खड़ा है। उसके सिर्फ दांत दिख रहे थे, जो उसके मुस्कुराने पर अजीब तरीके से चमक रहे थे। प्रिया उस अनजान इंसान को घूर रही थी कि अचानक
क्या हुआ बेटा? तुम इतने डर क्यों गए? पापा वहाँ एक अजीब सा अनजान व्यक्ति था जो झाड़ियों से हमें घूर रहा था। अनिल ये सुनते ही खिड़की के बाहर झांकता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद कोई गांव वाला होगा। चिंता मत करो बेटा, वहां जो भी था वो चला गया, शायद कोई गांव वाला ही होगा। चलो नीचे, जल्दी से नहाकर खाना खा लो, तुम्हारी पसंदीदा सब्जी ऑर्डर की है। अनिल और प्रिया वहां से चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन पर नजर बनाए हुए था। पापा, मेरा क्रिसमस गिफ्ट। आपका क्रिसमस गिफ्ट? वो तो आपको क्रिसमस की रात को ही मिलेगा। क्या पता इस बार उसे देने सैंटा खुद यहाँ पर आ जाए। प्रिया को इतना इंतजार करना पसंद नहीं था। वो अपना गिफ्ट देखने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। उसे जानना था कि इस बार उसके मम्मी पापा क्या गिफ्ट देने वाले हैं। अभी 6 दिन बाकी हैं, तब तक इंतजार तो करना पड़ेगा। तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगे। घड़ी में 3 बज रहे थे। अचानक वही क्रिसमस का गाना बजने लगता है। गाने की आवाज से प्रिया की नींद टूट जाती है। वो आधी नींद से आंखें मलते हुए उठती है और गाना कहाँ बज रहा है वो ढूंढने लगती है। तभी उसका ध्यान कमरे के बाहर रखे एक टेबल पर जाता है, जिस पर रंगीन कागज में लिपटा एक गिफ्ट रखा हुआ था। वो तुरंत बेड से उतरी और गिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ी। उसने झट से प्रेजेंट को उठाया। वो जल्दी जल्दी में उसे खोलने वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी, जिसे देखकर उसका शरीर भय से कांप गया। आईने में एक परछाई थी जो उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उसने शाम को झाड़ियों में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर देखी थी। प्रिया उसे देखकर डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी और भागकर बिस्तर में अनिल और कविता के पास छिप गई। क्या हुआ प्रिया? कोई बुरा सपना देखा क्या? प्रिया ने घबराते हुए अनिल को उस परछाई के बारे में बताया। कविता और अनिल दोनों प्रिया की बात सुनकर चौंक गए। तभी डरी हुई प्रिया का ध्यान खिड़की पर जाता है। वो देखती है कि वही डरावनी परछाई उसे खिड़की में से घूर रही थी। देखो, वो खिड़की के बाहर है पापा। अनिल ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे याद आया कि उसने खिड़की बंद की थी। ये खिड़की किसने खोली? मुझे अच्छी तरह से याद है कि ठंड की वजह से मैंने खिड़की बंद की थी। कविता ने प्रिया को समझाया कि वहां पर कोई नहीं है। कविता खिड़की बंद करने उठी, पर जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंची वो वहीं जम गई और बाहर झाड़ियों को घूरने लगी। उसका माथा पसीना पसीना हो गया। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे हमें कोई छिप छिप कर झाड़ियों से देख रहा है। ओह, तुम दोनों को ना लॉन्ग ड्राइव की थकावट की वजह से वहम हो रहा होगा। चलो अब आराम कर लो, कल सुबह हमें और भी बहुत सारी जगह घूमने जाना है। सुबह सुबह तीनों गोवा घूमने के लिए निकल जाते हैं। दिन भर की मस्ती के बाद प्रिया, अनिल और कविता थक हार के हवेली में वापस आते हैं। प्रिया बहुत खुश थी। आज उसे बहुत मस्ती करने का मौका जो मिला था। कल रात हुआ डरावना किस्सा वो लगभग भूल ही गई थी। तीनों बैठकर डिनर टेबल पर खाना खा रहे थे कि तभी प्रिया उन्हें कल रात के क्रिसमस गिफ्ट के बारे में बताती है। पापा, मुझे रात को एक प्रेजेंट मिला। प्रिया ने अनिल को बताया कि कल रात कोई कमरे के बाहर एक गिफ्ट रख कर गया था। अनिल को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। वो थोड़ा असहज हो गया और प्रिया से पूछा कि वो गिफ्ट उसे किसने दिया। पता नहीं पापा, पर कहीं वो सैंटा तो नहीं था। अनिल थोड़ा गुस्सा होते हुए प्रिया को समझाता है कि गैर चीजों या किसी अजनबी के हाथों दिए गए सामान को हाथ नहीं लगाते, क्या पता उसमें कुछ गलत चीज हो।
उसने प्रिया को समझाया कि उसे अपने क्रिसमस गिफ्ट का इंतजार करना चाहिए। अनिल ने प्रिया को तो समझा दिया, लेकिन उसे थोड़ा शक हो रहा था कि कहीं पिछले रात कोई सच में तो हवेली में नहीं घुस गया था। इस बात से परेशान होके उसने गुस्से में वो गिफ्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। सॉरी पापा, आज के बाद मैं किसी भी अजनबी से कुछ भी नहीं लूंगी। और थोड़ी देर बाद तीनों वापस सोने चले गए। अनिल और कविता गहरी नींद में थे। तभी प्रिया की नींद प्यास लगने की वजह से खुल जाती है। वो उठी और देखा कि रूम में पानी नहीं है। प्रिया ने कविता को उठाने की कोशिश की, लेकिन कविता गहरी नींद में थी। इसलिए प्रिया फ्रिज से पानी लेने के लिए अकेली किचन में चली जाती है। प्रिया पानी पी रही थी कि तभी उसे वही क्रिसमस का गाना सुनाई देता है। प्रिया डरते हुए आवाज की तरफ बढ़ती है। उसे वही क्रिसमस गिफ्ट दिखा जो किसी ने जमीन पर रखा हुआ था। गिफ्ट को देखकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से उसे निहार ही रही थी कि अचानक मेन डोर खुल जाता है। वही अनजान काली परछाई दरवाजे पर खड़ी थी। डर के मारे प्रिया का गला सूख जाता है। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। वो परछाई प्रिया की ओर बढ़ती है। प्रिया फटी आंखों से उस परछाई को देखती रहती है। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? मम्मी, पापा। आवाज सुनकर अनिल और कविता की नींद एकदम से खुल जाती है। प्रिया को पास ना देख वो भागे भागे नीचे की तरफ आते हैं। नीचे पहुंचते ही वो देखते हैं कि हवेली के निचली मंजिल का सामान बिखरा हुआ था और दरवाजा खुला था। तभी कविता की नजर दरवाजे के पास गिरी हुई एक चमकीली चीज पर जाती है। जब वो पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो प्रिया का लॉकेट था और उस पर खून के छींटे थे। अनिल जी आप ठीक हैं? सॉरी मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? अनिल और कविता पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी आप बीती बता रहे थे। हमारी बेटी प्रिया सर 8 साल की है, कल से लापता है। हमने उसे रात भर सब जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। कल रात से वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव भी कर रही थी। मतलब कैसा बर्ताव? वो कल से डरी हुई थी और बार बार कह रही थी कि कोई हमें छिप छिप कर देख रहा है। और वो व्यक्ति एक रात पहले हवेली के अंदर भी घुसा था। हवेली के अंदर? क्या उसने कुछ चुराया हवेली से? चुराया तो नहीं, पर उल्टा वो एक गिफ्ट छोड़ गया। गिफ्ट शब्द सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। सारे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर हकलाते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढ लेंगे। तभी इंस्पेक्टर की नजर अनिल और कविता के बाजू में खड़े एक इंसान पर पड़ी। आपकी तारीफ? जी 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 जी, जी, जी मैं विनोद, मैं कोस्टाविला हवेली का केयरटेकर हूं। जैसे ही पता चला कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है तो मैं भागा चला आया। विनोद काफी शांत स्वभाव का था। उसकी नजरें और हाव भाव देखकर इंस्पेक्टर को उस पर थोड़ा शक हो रहा था। इंस्पेक्टर विनोद से पूछताछ कर ही रहा था कि अचानक अनिल को प्रिया की लॉकेट का ध्यान आया। ये प्रिया का लॉकेट है, वहीं पड़ा हुआ मिला। सर प्लीज हमारी प्रिया को वापस ले आइए, पता नहीं किस हालत में होगी वो। इंस्पेक्टर कविता को धीरज देते हुए कहता है, आप चिंता न करें, हम जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढ लेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरी थाने की टीम लगा देंगे। अब आप हवेली जाइए और थोड़ा आराम कीजिए, कल रात से आप दोनों सोए नहीं हैं। अनिल और कविता वहां से निकल ही रहे थे कि तभी एक कैदी चिल्ला पड़ा, क्रिसमस का गिफ्ट उसी ने दिया होगा।
सिर्फ 6 दिन है तुम्हारे पास। क्रिसमस तक जी लो अपनी जिंदगी जितनी भी बची है। पीछे हट, पागल। कैदी की बातें कविता को और डरा देती है। अनिल, ये क्या बोल रहे तुमने सुना? अनिल ने कविता को शांत करते हुए समझाया कि ये सारे कैदी सनकी होते हैं और उनकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कविता मानने को तैयार नहीं थी। अनिल उसे समझाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है। सर, आपने उन्हें गिफ्ट वाले केस के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या बताता कि हर साल कोई ना कोई उस गिफ्ट के मिलते ही गायब हो जाता है और हम आज तक उसे पकड़ ही नहीं पाए। बाहर निकलकर कविता जिद पर अड़ गई। अनिल, हमें उस कैदी की बात सुननी चाहिए। कहीं प्रिया के साथ कुछ गलत हो गया हो तो। अनिल ने कविता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कविता अपनी जिद पर अड़ी रही। अनिल ने कविता को दिलासा देने के लिए उसकी बात मान ली और विनोद से पूछा कि क्या कोई उन्हें इस बारे में बता सकता है। विनोद थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ छुपा रहा हो। वो कैदी पागल है, आप उसकी बातों पे भरोसा मत कीजिए, वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहा था। पर कविता मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विनोद से कविता की ये हालत देखी नहीं गई और उसने उन्हें एक बूढ़े इंसान के बारे में बताया। एक इंसान है। अनिल और कविता विनोद के कहने पर एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। वो औरत काफी बूढ़ी थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अनिल और कविता ने उन्हें सारी बातें बताई। वो औरत उन्हें बताती है कि हर साल क्रिसमस के 6 दिन पहले एक शैतान इस गांव में आता है और एक परिवार को अपना शिकार बनाता है। ये सब चालू होता है एक क्रिसमस के तोहफे के साथ। जिसे भी परिवार को ये तोहफा मिलता है वो क्रिसमस के आते आते खत्म हो जाता है। क्या तुम्हें भी वो तोहफा? हाँ, ये उसी दरिंदे का काम है। वो जंगल से आता है और तोहफा लेने के बाद बच्चों को उठा कर ले जाता है। कौन कौन आता है? आज से करीब 40 साल पहले मैं एक हवेली में काम करती थी और वो सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। क्या हुआ आपकी आंखों के सामने? वो बूढ़ी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अनिल और कविता उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। आप ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। निराश कविता और अनिल को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। कविता विनोद से उस जंगल के बारे में पूछती है। वहां मत जाइए, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा वक्त दीजिए, पुलिस को खोज लेगी प्रिया बिटिया को। अनिल ने कविता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो उस जंगल में जाकर रहेगी, चाहे उसके साथ कोई आए या ना आए। अनिल को कविता की जिद माननी पड़ी और दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी जमीन तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत देर तक चलने के बाद वो एक घर के पास पहुंचे। वो घर पूरी तरीके से जला हुआ था। घर की हालत देखकर कविता घबरा गई। वो ये सोचकर और भी चिंतित हो गई कि अगर प्रिया अंदर होगी तो किस हाल में होगी। अनिल और कविता दोनों डरते हुए घर के अंदर जाते हैं। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। प्रिया! प्रिया बेटा! कविता और अनिल ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन प्रिया का कोई अता पता नहीं था। ये देख कविता सिसक कर रोने लगी कि तभी अनिल की नजर एक सीढ़ी पर जाती है जो ऊपरी मंजिल की स्टोरेज रूम में जा रही थी। कविता, देखो ये सीढ़ी, हमें ऊपर भी देखना चाहिए। वो लकड़ी की सीढ़ी थी और काफी बुरी हालत में थी, लेकिन अनिल और कविता बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। प्रिया! प्रिया! पर उनकी पुकार को कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों हताश और परेशान नीचे उतरने लगे कि अचानक से
सीढ़ी टूट जाती है जिससे कविता का पैर फिसल जाता है कि तभी ऐन मौके पर अनिल उसे बचा लेता है, पर वो सीढ़ी दोनों का वजन नहीं संभाल पाती और भरभरा कर नीचे गिर जाती है। वो दोनों जाकर एक अंधेरी जगह में गिरते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहां पर है कि तभी उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है। यहां पर कौन सा कमरा हो सकता है? दरवाजा देख दोनों हैरान थे। अनिल पूरी ताकत लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता कि तभी बचाओ पापा, मम्मी बचाओ। प्रिया की आवाज सुनकर कविता भौचक्की रह जाती है। वो तुरंत प्रिया की आवाज का पीछा करती है। बचाओ पापा, मम्मी बचाओ। प्रिया बेटा घबराओ मत, हमारे यहाँ बचाओ, मम्मी बचाओ। कविता को भागते देख अनिल चौंक जाता है। कविता तुम कहां जा रही हो? कविता अनिल को प्रिया के आवाज के बारे में बताती है, लेकिन अनिल को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने कविता को रोकने की कोशिश की, लेकिन कविता उस आवाज के पीछे पागलों की तरह भागी जा रही थी। कविता भागते भागते उस आवाज के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ी सी दीवार थी। कविता कोई आवाज नहीं आ रही, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम पहले ही तुम्हारी जिद के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। इस खंडर की जगह कहीं और ढूंढते तो शायद प्रिया का कुछ तो सुराग मिलता। चलो यहां से। और ये बोलकर अनिल कविता को वहां से ले जाने लगा कि तभी बचाओ पापा, मम्मी बचाओ। आवाज सुनते ही अनिल सुन पड़ गया। प्रिया, प्रिया बेटा। अब आवाज एक दूसरे रास्ते से आ रही थी। अनिल और कविता आवाज सुनकर तुरंत उसकी ओर भागे। जैसे ही वो प्रिया की आवाज के पास पहुंचे तो सामने का नजारा देख डर से थर्रा उठे। प्रिया 10 फीट हवा में तैर रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रिया को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रिया उनसे दूर हो गई कि तभी अचानक प्रिया एकदम से नीचे गिरने लगती है। नहीं! दोनों प्रिया को बचाने के लिए भाग गए। अपनी बेटी वापस चाहिए। कौन है? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम्हें तुम्हारी प्यारी प्रिया जिंदा वापस चाहिए? हाँ। उसे वापस पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी। कुछ भी। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हॉरर वेडनेसडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।